मैंने तो देखा कि केपी के अंदर वो इमरान खान ने 4 सीएम रखे और चारों ने ही जमीर फरोशी की बकौल लोगों के। नौरीन साहिबा को की बेवकूफ़ी कही तो ये कोई बेवकूफ़ी पहली दफ़ा तो हुई नहीं, सभी कर चुके हैं। नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग चीज़ है कि करनी चाहिए नहीं, तो मेरा कहना है कि नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं करनी चाहिए, गफूर हैदरी को भी नहीं करनी चाहिए, उनके तर्जुमान को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यही बात ये कि 5 अगस्त और भाई ये तो वो उनसे पूछे ना कि इनकी जान को 5 अगस्त की मुसीबत पड़ गई, वो कोई जलसा नहीं करना चाहते, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इमरान खान को बाहर लाने की, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इमरान खान के नाम के ऊपर कोई तकलीफ झेलने की। आज सीएम केपी कह रहा है कि मैं जलसे में नया लाहे अमल दूंगा, यानी अंदाजा करें उन लोगों की रंगबाजी का कि अभी वो लाहे अमल देंगे। 1 साल ऑलरेडी लेट होने के बाद वो जो इश्क इमरान में जिसने मारे जाना था ना, वो कहते हैं ना कि तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदा ही भी लुटा देते हैं। वखरा इश्क देखिया मैं जिदे विच इश्क तेरे इश्क नचाया थैया थैया करन दी थां दे उत्ते वो तेरे इश्क बचाया छैया छैया। अच्छा पता कल आदमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 4% कम हुई है, तो ये इतलाक पाकिस्तान पे क्यों नहीं हुआ? रोजाना की बुनियाद पे अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैंने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा अवाम दुश्मन फैसले किसी हुकूमत को करते नहीं देखा। देखिए जी, कश्मीर की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ 100% लोग समझते हैं कि ये हमारे सामने टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, They don't mean anything, they don't do anything, they haven't done anything। कश्मीर के अंदर जो रिएक्शन भी है वो भी इसी चीज का है कि माजी में पाकिस्तान की पार्टियों ने 2 ज्यादतियां की हैं कश्मीर के साथ। एक तो ये है कि उन्होंने जीतने के बाद उन्हें ऐसी लीडरशिप दी है जिससे कि उनकी नफरत हो गई है अपनी लीडरों से, और दूसरा जो उनके साथ ज्यादती की है वो ये की है कि इन्होंने ये थंब रूल बना लिया है कि जो पाकिस्तान में हुक्मरान होगा वो ही जो है वो कश्मीर के अंदर भी अपनी हुकूमत बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमत इत्तेहाद में शामिल 2 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों की क़यादत के दौरान लफ्ज़ी जंग इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज करते हुए कहा कि कश्मीर को कश्मोर न समझा जाए, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम ईमन ने मशवरा दिया कि सिंध और कश्मीर की सरजमीन और आवाम को तंज़ो मज़ाह का निशाना ना बनाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या इत्तेहादी जमातों की ये चपकलिश सिर्फ इंतखाबी मुहिम तक ही महदूद रहेगी या इसके असरात विफाकी सियासत पर भी मुरतब होंगे? दूसरी जानिब हुकूमत इत्तेहाद को एक और महाज पर भी चैलेंज का सामना है। MQM ने विफाकी हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते हुए सड़कों पर आने की धमकी दी है। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने वाज़ेह किया कि अब तक पार्लियामेंट की सियासत की जा चुकी, अब बात सड़कों पर होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ भी 5 अगस्त को सड़कों पर निकलने की तैयारियों में मसरूफ अमल है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि इत्तेहादियों की बढ़ती हुई नाराजगी और अपोजिशन के दबाव का हुकूमत किस तरह मुकाबला करेगी और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज मुल्क की सियासी मंजरनामे में क्या कोई नई करवट लाएंगे? आखिर में सियासी गर्मागर्मी के साथ साथ अवाम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहे हैं, इस बारे में भी बातचीत होगी। पेट्रोलियम मस्तूमात की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा मामूल बन चुका है, जिसके बायस गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान पेट्रोल 21 रुपए और डीजल 59 रुपए तक महंगा हो चुका। अश्याए खुरूनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुआशी माहिरीन का खदशा है कि पेट्रोल की कीमतों में रोजाना इजाफे का निज़ाम मुआशी बेयकीनी में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है, जिसके असरात शरह सूद और रुपए की कदर पर भी मुरतब हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो हुकूमत शरह नमू का मुकर्ररा हदफ कैसे हासिल कर पाएगी और क्या रोजाना कीमतों के तयन के मौजूदा निज़ाम पर नजरसानी भी की जाएगी? आज के प्रोग्राम में इसी बारे में गुफ्तगू होगी, जिस पर मुझे जॉइंट साराना साहब, शिफा यूसुफ साहिबा और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर मोहम्मद अली दुरानी साहब से आगाज करते हैं। सबसे पहले तो
दुरानी साहब, जो सिचुएशन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं हुकूमत के लिए बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उसके लिए चैलेंजेस साबित हो सकते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 1-on-1 मैच है और खासी हम देख रहे हैं कि एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ एमक्यूएम भी कह चुकी है कि वो भी अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। 5 अगस्त की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी दे चुकी है, सब कुछ प्लान कर चुकी है। आवाम को तो ऐसे नजर आता है कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ना कोई चैलेंज हो, लेकिन बतौर सियासतदान आप इसको क्या कैलकुलेटिव मूव देखते हैं, क्योंकि ये सब तो इत्तेहादी ही है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत के लिए कोई चैलेंज इसलिए नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की कोई ऑपोजिशन इस वक्त मौजूद नहीं। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी हुकूमत है, हुकूमत भी हुकूमत है, और बाकी भी जो उसके अलाइव हैं वो सारे अलाइव हैं। इनकी आपस में जो इंटरेस्ट की रस्सी से ये सब लोग बंधे। प्रैक्टिकली इस वक्त मुल्क के अंदर एक हुकूमत है और एक ऑपोजिशन। ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की अवाम है और हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे हुक्मरान हैं। वैसे भी हर पार्टी जो है वो किसी न किसी सूबे में भी हुक्मरान है और मरकज में भी वो किसी मरकज के लिए कोई चैलेंज बनने के लिए तैयार नहीं। हत्ता कि वो अवाम के किसी इशू को भी उठाने के लिए इसलिए नहीं तैयार कि वो नहीं चाहते कि वो कोई अपनी एनर्जी जो है वो अवाम के मफाद के लिए वेस्ट करे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब कोई इलेक्शन का माहौल बनता है या जब कोई आपस में बंदरबांट करनी होती है तो उस वक्त ये इस किस्म का एक कॉपी राइटिंग की लिखी हुई तकरीरों का मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसमें कि एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की बात होती रहती है। जैसे कि किसी ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें डायलॉग भी होते हैं, सस्पेंस भी होती है, थ्रिल भी होती है। बाकी ये एक ही सारी गट्टे बट्टे हैं जो कि इकट्ठे इस वक्त चल रहे हैं। जब हाँ अवाम के अलावा एक और अपोजिशन भी है जो जेलों में है, तो मतलब ये है कि जेलों की ऑपोजिशन और अवाम की ऑपोजिशन वो इस वक्त हुकूमत को लेकिन मसला यहाँ पे ये ना दुरानी साहब, जो जेलों में मुक़य्यद ऑपोजिशन है उसको तो मालूम ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत अरसा हुआ मुलाकातें हुए ताकि अंदर से कोई ना कोई लाया मलाए। जाहिर सी बात है वहीं पर हम देखते हैं कि पीटीआई के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आपने कहा इस वक्त अवाम सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, हुकूमत के लिए ऑपोजिशन नहीं है। तो ये जो भी एक थिएटर लगा हुआ है एक दूसरे के ऊपर जुमले कसने का, आपको लगता है अवाम इसको एड्रेस कर रही होगी, अवाम को समझ आ रहा है, या फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है अवाम को? देखिए जी, कश्मीर की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ 100% लोग समझते हैं कि ये हमारे सामने टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा। They don't mean anything, they don't do anything, they haven't done anything। और कश्मीर के अंदर जो रिएक्शन भी है वो भी इसी चीज का है कि माजी में पाकिस्तान की पार्टियों ने 2 ज्यादतियां की कश्मीर के साथ। एक तो ये है कि उन्होंने जीतने के बाद उन्हें ऐसी लीडरशिप दी है जिससे कि उनकी नफरत हो गई है अपनी लीडरों से। और दूसरा जो उनके साथ ज्यादती की है वो ये की है कि इन्होंने ये थंब रूल बना लिया है कि जो पाकिस्तान में हुक्मरान होगा वो ही जो है वो कश्मीर के अंदर भी अपनी हुकूमत बनाएगा। मतलब वो कश्मीरी जो 78 साल से इंडियन बालादस्ती को कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको आपने ये खुला दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की कि जनाब जो हम पाकिस्तान में हुक्मरान 47 पे या 48 पे जिस पे भी बन के आ जाएगा वो जो है वो कश्मीर का भी हुक्मरान बन गया। तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत मेरा ख्याल है कि तकलीफ अमर है, जिसको वो डेफिनेटली अपने अदम तवज्जो और अदम तावन के जरिए वो इसको रिएक्ट करें। ठीक है, चलिए 2 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो आपने कहा कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है एक तासुर ये जाता है कि आज़ाद कश्मीर में भी उसी की हुकूमत होगी, और हमने ये देखा है कि जीबी इलेक्शन के बारे में भी एक अमूमी तासुर यही था, लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि नून लीग नहीं, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। शिफा, आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर में भी हम कुछ नया होता हुआ देख पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है जीबी छिन जाने के बाद या चले जाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कतई नहीं चाहेगी कि आज़ाद कश्मीर भी उसके हाथों से निकल जाए। और दूसरा ये भी कि 100% ये टोपी ड्रामा है, आज़ाद कश्मीर के लोग समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये अली दुरानी साहब बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर वाकई वहाँ के लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं और जो गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते वहाँ पे सिचुएशन रही है उसके बाद वहाँ पर नताइज थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं? देखें, दुरानी साहब की बातों से मैं मोर और लेस बड़ी हद तक उनकी बात से जो है वो
अग्री करूंगी कि, और आपकी बात से भी ये अग्री करूंगी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि यूपी में भी अक्सर उधर हुकूमत उसकी बनती थी जिसकी के फेडरल गवर्नमेंट होती थी, लेकिन वहां पर इस दफा मामला जरा डिफरेंट हो गया। इस दफा मामला इसलिए डिफरेंट हो गया कि इस दफा वो जो सेट पैटर्न ऑफ इंतखाबात था, वोट होता है, फ्री वोट होता है, कोई मैनेजमेंट नहीं होती है, तो आवाम को आजादी होती है कि भाई अपना वोट डालें। तो अब जहां पर इतनी मैनिपुलेशन हो, इतनी मैनेजमेंट हो, तो वहां पर पुराने हिसाब किताब तो नहीं चलेंगे, जाहिर नए प्लान बनेंगे, नई जो है हुकूमतें बनाई जाएंगी। कश्मीर में मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पर कि मियां साहब की जो वहां पर एंट्री हुई और जिस तरह से वो बसें आ गई, भाई इंतखाबात से कुछ दिन पहले बसें आ गई है। अभी तक 4 साल में इस हुकूमत को एहसास नहीं हुआ था कि कश्मीर में बसों की कमी है। लेकिन कि पहले शिफा, ही अगर होते थे। कोई सीएम वहां के लोगों का एहसास कर रही है तो फिर मेरे ख्याल से हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। चले बवक्ते जरूरत आई तो सही बसें आई, लेकिन ये मैनिपुलेशन है। ये देखें, जो दुरानी साहब ने कहा ना कि कश्मीर की आवाम सब समझती है, हाँ। सिर्फ कश्मीर की आवाम ही सब नहीं समझती, पाकिस्तान की भी पूरी आवाम अब सब कुछ समझती है और उनको सब नजर आ रहा है कि मुस्तफा कमाल साहब क्यों निकल रहे हैं, तो कहां से एमक्यूएम को क्या ख्याल आया। एमक्यूएम का तो खैर रोज का है ना, एमक्यूएम की कोई बात को आप सीरियसली ले ही ना, उनकी तो ये ब्लैकमेलिंग हमेशा से जारी सारी है और इसी बात के ऊपर वो अपनी सीटें कैबिनेट में बढ़ाते हैं या काम करते हैं, या जो भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह उन्होंने अप्रूव कराने होते हैं वो कराते हैं। कश्मीर में मुझे लगता है मियां साहब की हुकूमत बनेगी। अच्छा। और हाँ, नून लीग की हुकूमत बनेगी। मियां साहब को भी मैंने तो बड़े अरसे बाद उनकी कोई तस्वीर आई, वो जो बाबा नाच रहा है, तो मैंने कहा भाई 4 साल के बाद मियां साहब मुस्कुराए हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरा तो दिल मचल गया उनको देख के। ऐसे मियां साहब को मैंने 4 साल बाद उनके चेहरे पे हकीकी मुस्कुराहट देखी। अच्छा, तो इससे भी आपको कुछ इशारे मिलते हैं, लेकिन ये है कि मियां साहब की हुकूमत बनती नजर आ रही है। बाकी सारा चीजों का मुरब्बा है और इस हुकूमत को यकीनी तौर पे कोई ऑपोजिशन इस वक्त उस तरह से सामना नहीं है। पीटीआई सारी क्रश कर दी। पीटीआई का तो अब मैं कोई कसूर समझती नहीं हूँ, जो उनके साथ हुआ वो तारीख में लिखा जाएगा। लेकिन शिफा, ये स्ट्रेटेजी पीटीआई की आपको दुरुस्त लगी कि उन्होंने कश्मीर इलेक्शन का ही बॉयकॉट कर दिया, मतलब मैदान ही खुला छोड़ दिया उन्होंने? अच्छा, वो अगर होते भी तो उनको कुछ भी ना मिलता। और यहाँ पर अब दो बातें हैं। हाँ। एक तरफ वो ये कहते हैं, उनकी अपनी पॉलिसी में तजाद है। देखिए, हाँ, एक तरफ उन्होंने कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया, दूसरी तरफ उनके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम तो प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हम कमेटियों में वापस आ जाएं। हाँ, तो भाई, अगर आपने सिस्टम छोड़ना है और अगर आपको ये लग रहा है कि सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता या सिस्टम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, जो कि नहीं मिल रही, तो फिर या आप हर तरफ से निकलें या फिर आप, ठीक है, केपी की हुकूमत अगर अपने पास रखना चाहते हैं, उसकी एक सेंस बनती है कि ठीक है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक सूबा है, आपके पास एक गढ़ है जादू को। लेकिन अदरवाइज कमेटियों में अगर वापस जा रहे हैं तो फिर वो इलेक्शन भी लड़ लें, और अगर वो इलेक्शन बॉयकॉट कर रहे हैं तो कमेटियों में वापस जाने का फैसला भी ना करें। फिर मतलब ये तो अजीब तजाद सा है ना, या क्या ये खुला तजाद नहीं है? पीटीआई को कुछ समझ नहीं आ रही है इस वक्त, और राइटली सो। पीटीआई का इसमें मैं आपको कुछ नहीं देती, मैंने जिस तरह से पीटीआई को ऑब्जर्व किया और जो कुछ इनके साथ हुआ, अब उनको माफ है, सारे खून माफ है उनको। अच्छा, मैं पीटीआई को आके मजीद और डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी जरा आजाद कश्मीर के इलेक्शन की तरफ अगर हम देखें तो राना साहब का शादी शान भी हमारे साथ ही वो कह रही थी कि जी भी इलेक्शन पीपल्स पार्टी का हुआ और अब उन्हें ऐसा लगता है कि नून लीग आजाद कश्मीर में, शिफा भी यही बात दोहरा रही है। आपको इसके चांसेस कितने लगते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन क्योंकि मैंने कल ये भी बात की थी कि जीबी में एक सेक्ट इशू है। आजाद कश्मीर में हमने देखा है बहुत अरसे से, तवील अरसे से, कई दिहाइयों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर वहां पर सामने आए हैं, लेकिन फिर आईपीपी का क्या होगा? आईपीपी के तो साईं बड़े डाढ़े। हाँ, तो उनके लिए तो आप फिक्र करनी छोड़ दें। अच्छा, जिन्होंने गिलगित में एक बांझ औरत के 4 बच्चे पैदा करवा दिए, तो वो कश्मीर में भी कोई ना कोई गुल खिला देंगे। ऐसी कौन सी बात है? वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू 2 चीज़ों का है। एक तो अभी शिफा साहिबा ने जो कहा कि बाबा जी डांस किया, मुझे यकीन करें वो देख के अब मेरे दिल को ना बड़ा सदमा सा, दुख सा हुआ। अच्छा, कि बस हम सिर्फ इन ताकतवरों के सामने नाचने के लिए रह गए और हमारे कान में कहा जाए, धक्के दिए जाएं कि नहीं नहीं तू नाच, चाहे उसकी दाढ़ी है, चाहे वो कितना बड़ा बुजुर्ग है, और उसके कान में बार बार कह के कहा जाए कि नहीं तू स्टेज के ऊपर नाच। तो हमारी औकात ही इतनी है। अच्छा। हम अवाम, हम गरीब लोग, हम भूखे नंगे लोग, हम इन बादशाहों के पैरों के नीचे मसली जाने वाली चिंटियाँ, हम वो कीड़े मकोड़े जिनके ऊपर ये पैर रख के इक़्तिदार में जाते हैं और हमें पैसे दे के हमें हमारा रक्स करवाते हैं और उस रक्स के ऊपर फिर मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। अगर इस खुशियों से और इस तरह हमने बहुत सारे जलसों में, बहुत सारी कैंपेन्स में हर पार्टी वर्कर को सर इस तरीके से मतलब ये नहीं कि नाचते गाते खुश होते हुए अपने लीडर्स को देखते हुए हमने अक्सर देखा, ये प्रैक्टिस रही है राना साहब? नहीं, वो इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने जी करता है, वो जी करता है।
तो किसी को धक्का देके ज़बरदस्ती स्टेज पे बुला के नहीं नचवाया जाता। अच्छा। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। मैं किसी को एडवोकेट सी नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तो हम अपने आप पर भी हंसी आती है कि हम किस खुशफहमी का शिकार लोग हैं। इंतखाबात हो रहे हैं, क्या वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीतेगी? नहीं, मेरा ख्याल है पीटीआई, जैसे कि हम तो बड़ी डेमोक्रेट नेशन है जो वोट के जरिए हुकूमतें बनाती है और वोट के जरिए पार्टियां जीतती हैं। इससे बड़ी खुशफहमी और हमाकत कोई हो सकती है हम तजिया निगारों की भी? तो आप क्या चाह रहे हैं कि कमेटी डाल के पर्चियां डाल के सामने रख दें बिल्कुल और पैसे बचा लें, बिल्कुल पैसे बचा लें। जब आपने अवामी मैंडेट को ही नहीं मानना, जब आपने अवाम की मकबूल तरीन जमातों को उठा के बाहर फेंक देना है सिस्टम से, जब आपने एक ऐसे इलाके में इलेक्शन कराने जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट में हो, तो अगर ऐसे इलेक्शन कराने और इससे समझते हैं कि कोई जमहूरी निज़ाम की खिदमत हो रही है, तो भाई किए जाए। हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है, अब मेरे जैसे लोगों का काम जो है ना वो ये है कि भाई हम अपनी राय दे दें कि यार इस तरह करके आप कब तक इस पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का, और मुझे दुख नवाज शरीफ साहब पे होता है, आखिर वो कब वोट को इज्जत दिलवाएंगे? सिर्फ वोट को इज्जत दिलवाने के लिए ही तो वहाँ पे वो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर गए हैं ना, ताकि लोगों को इनकरेज कर सके, उन्हें बता सकें कि उन्होंने आगे चलकर फैसला क्या लेना है। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह मैदान तो खुला नहीं छोड़ दिया ना। वोट को इज्जत दिलवाने लंदन से पाकिस्तान आए थे ना, और दोनों जगह से हार गए थे, और उसके बाद उन्होंने वो तस्लीम नहीं की थी। तो आप कौन से वोट की इज्जत की बात कर रही हैं? वोट की इज्जत ये है कि वहाँ पे एक जमात को आप जमात का निशान छीन लें, पार्टी शनाख्त छीन लें, उनको वो बैन कर दें, उनको इलेक्शन ना लड़ने दें। मैं पीटीआई की नहीं कह रहा, मैं एक जनरल ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह वोट को कहाँ इज्जत मिलेगी? ना चले, आप अगर जनरल बात करें, ओवरऑल बात करें, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि 5 अगस्त को उन्होंने सड़कों पर आने की तैयारी कर रखी है। तैयारी कैसी होगी? क्या वाकई इश्क इमरान में जान दे दी जाएगी, या फिर कोई ना कोई नई कहानी सुना के वापस घर चले जाएंगे? एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, 5 अगस्त को सड़कों पर आने की तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अलीमा खानम साहिबा की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम डी चौक नहीं बल्कि अडियाला जाएंगे। मैं उनकी भी गुफ्तगू सुन रही थी, जो सीएम केपी हैं, वो भी यही कह रहे थे कि इस बार हम जो है वो लाहा अमल जो है वो अपने वर्कर्स को देंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से खान साहब की रिहाई होगी। जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हम देखते हैं बैक डोर मुज़ाकरात या कोई ना कोई नेगोशिएशंस, ये चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो रहा है या होना शुरू हो जाएगा? दुरानी साहब, ग्रैंड डायलॉग के आप भी बड़े हामी हैं, आपको कोई सूबो आ रही है कि कहीं ना कहीं से एहतजाज से पहले कोई ना कोई मुज़ाकरात की बातगश्त हो सकती है, या ये भी आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं इस वक्त बातचीत हो भी रही हो, कहीं ना कहीं राब्ते में पीटीआई? लेकिन अब इस वक्त तक जहाँ तक सवाल है, अब अनफॉर्चुनेट बात है, हमारे सारे ग्रुप हैं, लेकिन पीटीआई की इस वक्त की लीडरशिप को या वो दोनों मुझे जेल में बैठे हुए किसी फर्द को बाहर लाने में इंटरेस्टेड नहीं, और उनका हर इकदाम जो होता है वो, जैसे अब ये जलसा होता है, वो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे वर्कर के दबाव में हुआ हुआ कोई प्रोग्राम, उसके बाद जो है बस फिर अगली बत्ती, फिर अगली बत्ती, फिर अगली बत्ती। हाँ, जो चीजें सॉलिड होती हैं, जो करने वाली होती हैं, वो कर लेते हैं। पासपोर्ट का रंग बदलना था, बदल दिया, बरात देनी थी, ले ली, दूसरी अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना था, कर दिया। तो इस वक्त अगर कोई आदमी, और हुकूमत का इस वक्त एक चीज और है और एक ही फैसला है कि किसी सूरत भी जो जेल में बैठे हुए लोग हैं ना वो बाहर आए, ना उनके बाहर आने के बारे में कोई मुफाहमत का अमल शुरू हो, लिहाजा ना वो बातचीत करने पे तैयार है, ना वो बातचीत में इंटरेस्टेड है। और इस वक्त जो है एक मुकम्मल जो है पूरा तयशुदा ड्रामा चल रहा है, जिसके अंदर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त जबकि पेट्रोल के इशू के ऊपर पाकिस्तान आवाम की जेबें काटी जा रही हैं, जब इलेक्शन के नाम के ऊपर पूरे इलेक्शन के प्रोसेस की तौहीन की जा रही है, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पूरा मुल्क, उस वक्त जो है आपकी अपोजिशन जो है ना किसी इशू पे, मतलब पेट्रोल के बढ़ने पे भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा दुरानी
खालिद साहब, पूरी अवाम को तो पीटीआई की मौजूदा क़यादत इस वक्त मायूस कर ही रही है, लेकिन जो खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर है वो भी इस वक्त मौजूदा लीडरशिप से खासा मायूस नजर आता है। ट्विटर खोल के देखें, सोशल मीडिया खोल के देखें, कारकुनान लाहे अमल के मुंतजिर हैं कि आखिर आप बताएं कि स्ट्रेटेजी क्या है, खान साहब को बाहर कैसे लेकर आना है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत जितनी कमजोर पोजीशन में है, हुकूमत इस वक्त जितनी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अपने लाने वालों के लिए जितना बड़ा मतलब बैकलॉग बन चुकी है, जितना बड़ा उनके कंधों पे डेड वेट बन चुकी है, ये तो आइडियल मौका होता है जिस वक्त आप ऐसे इश्यूज जो पब्लिक के इश्यूज हों उनके ऊपर पब्लिक को मोबिलाइज करते हैं, पब्लिक के अंदर अपने लिए जगह बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो लीडरशिप इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब हर कोई अपनी गोल गोल दायरों में घूमने वाली लीडरशिप है। और इस वक्त और हकीकत में मैंने तो देखें, जो आखिरी दफा तमाम अपोजिशन को इकट्ठा किया था मैंने अपनी तरफ ही किया था इस्लामाबाद में। उसके बाद हुकूमत ने जब डुल्लू फेरा तो ये सारे लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है भागने दौड़ने के लिए निकल गए। अच्छा, वैसे चूंकि मैंने कहा ना कि आप भी ग्रैंड डायलॉग के बड़े हामी है, पीटीआई की तरफ से आपसे कोई राब्ता हुआ 5 अगस्त के जलसे को लेकर? मतलब आपकी शिरकत या आप कोई स्ट्रेटेजी, कहीं कोई बातचीत? मेरे इसमें तो कौन करेगा, कोई कुछ कर रहा हो तो कोई रास्ता करे। वहां तो बंदों को रोकने का इंतजाम हो रहा है, बंदों को लाने का इंतजाम तो नहीं हो रहा। अच्छा, कोई भी ऐसा इंतजाम हो तो जगह बदलते फिर रहे हैं ताकि पुराने पते पे कोई फंसना आ जाए। मतलब उनका तो इस वक्त सारे का सारा जो जोर है वो ये है कि एक इवेंट जो उन्होंने रख लिया है वो गुजर भी जाए और उसमें से कोई ऐसी चीज है, भाई सेमीफाइनल हो रहा है तो यार कौन सा सेमीफाइनल और कितने सेमीफाइनल तुम लोगों ने किए? आपने कहा ना एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 5 अगस्त के लिए, आपको इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर कौन मालूम होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी लीडरशिप या अलीमा खान साहिबा? मुझे तो इसकी ऑर्गेनाइजर PMLN लग रहा है या PDM लग रहा है। अच्छा, क्योंकि इसका जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं हाँ। उनमें कोई भी इस जलसे को कामयाब करने में इंटरेस्टेड नहीं, ना पीटीआई की। तो इवन सूबाई हुकूमत का आप देख लें कि उनका क्या हाल है, उनका एक बंदा इधर बोल रहा होता है, दूसरा बंदा उधर बोल रहा होता है। मतलब वर्कर को गरमाने का कोई एहतमाम नहीं है, इस मौके के ऊपर कोई ऐसी इशू उठाने का कोई एहतमाम नहीं है जो पब्लिक का इशू हो। तो इसमें क्या आप समझते हैं? मैं तो समझता हूँ इसका ऑर्गेनाइजर जो है वो हुकूमत खुद है और वो उसकी ऑर्गेनाइजिंग जो है वो जब तक चलती रहेगी तो जलसे ने क्या होना, जलसे का मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या हो मेरे से। ठीक शिफा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जलसा माइंडसेट से बाहर क्यों नहीं निकल कर आ सकी है? 2 स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगी। एक सुहेल अफरीदी साहब की, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का जलसा आम जलसों की तरह नहीं है, 5 अगस्त को फैसले कौम तक पहुंचाएंगे। इसी किस्म की बातें वो पिछले जलसों में भी कह चुके हैं और आवाम को इंतजार था कि कुछ तो बताएंगे, कोई तो स्ट्रेटेजी होगी। अलीमा खानम साहिबा कह रही हैं कि इस दफा हम डी चौक नहीं बल्कि अडियाला जाएंगे। तो स्टेटमेंट्स एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ हैं, स्ट्रेटेजीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कुछ नहीं पता चल रहा कि वन पेज खुद पार्टी एक एजेंडे पर है या नहीं है। पीटीआई के पास तो इस वक्त एक ही हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा। तो एक उनका जो टोपी पहनी हुई है वो है सीएम खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी टोपी उन्होंने पहनी हुई है इमरान खान का वर्कर। फिर एक जो अलीमा खान साहिबा का रोल है उनके रोल को तो आप बिल्कुल जो लोग ये डिबेट करते हैं ना कि वो सियासत में आ रही हैं और मौरूसी सियासत, और वो भी आपने स्टेटमेंट सुनी होंगी कि पार्टी के अपने लीडरान कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। जी। तो इन्होंने खुद अपने ऊपर कुल्हाड़ियां क्या इनके पाँव पे गिरी हैं कि ये जा जाके कुल्हाड़ियों के ऊपर पाँव मारते हैं। तो अच्छा, फिर पीटीआई की जो गवर्नमेंट है केपी में, उनके 2 चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि सुहेल अफरीदी को लोग पूछते हैं कि भाई इमरान खान के लिए तुम क्या कर रहे हो, उनकी रिहाई के लिए क्या कर रहे हो। दूसरा उनसे ये पूछा जाता है कि गवर्नेंस सूबे के लिए तुम क्या कर रहे हो। तो ये 2-3 चैलेंजेस हैं। फिर अच्छा, जो दुरानी साहब से आपने पूछा कि इसको लीड कौन करेगा, मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर अलीमा खान साहिबा ज्वाइन करेंगी। अगर सुहेल अफरीदी या पीटीआई जो भी लाएअमल देती है उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा जो है उसको एंडोर्स करेंगी अलॉन्ग विद अचकजई साहब एंड अलामा राजा नासिर अब्बास साहब। हम पीटीआई को बहुत समझ रहे हैं कि ये कोई गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी गले की हड्डी है या ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये तो आप दुरुस्त कह रही है, मैं तो खुद अग्री करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप जो है ना शिफा, वो हुकूमत के लिए तरने वाला बन चुकी है।
नहीं, मौजूदा लीडरशिप हो, पुरानी लीडरशिप हो, आने वाली लीडरशिप हो, कोई भी हो, जब पीटीआई के ऊपर ये फैसला हो गया कि उनको मैदान से बाहर निकालना है तो फिर कोई भी होगा तो ये चीज नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ एक औरत का रोल इम्पोर्टेंट है, अलीमा खान का। और अलीमा खान का रोल तो आप ऐसे देखें जैसे कुलसूम नवाज साहिबा का रोल था नवाज शरीफ के लिए। पार्टी का कोई बंदा उनके साथ नहीं था, उस वक्त भी लोग टूट टूट के काफ लीग में जा चुके थे या छोड़ गए थे, या जो बचे कुचे थे वो जेलों में थे। तो कुलसूम नवाज ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को बमा अहलो अयाल डीलिंग शीलिंग करा के, साइन करा के सऊदी अरब तक पहुंचाया और किसी का उसका कोई किरदार नहीं था। तो आप अलीमा खान को पार्टी का लीडर ना समझें, ना ही उनसे ये तवक्को करें कि वो पार्टी या पीटीआई को संभालेंगी या कुछ और करेंगी। वो खालिस्तन इमरान खान की बहन या हमशीरा के तौर पर भी अपना काम जारी करें। और एक और चीज जो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या है। गवर्नमेंट के लिए कोई आवाम चैलेंज नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कोई पीटीआई या ऑपोजिशन चैलेंज नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अपनी इत्तेहादी जमातें भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि सब पीछे से मैनेज हुई नहीं है। तो सबको जो है वही करना है जो उनको बताया गया है, इसी तनाव पे नौकरी करेंगे ये सारे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो नून लीग जिस तरीके से चल रही है उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी का है। और अगर ये अपने फैसलों को के ऊपर नजरसानी नहीं करेंगे, आप देखें किसान उनसे नाराज है, इंडस्ट्रियल से नाराज है, आप जो है पेट्रोल वालों का सारा सिलसिला देखें। अभी इन्होंने फैसला किया कि पता नहीं 10 लाख टन गंदम जो है ये दरामद करने जा रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि मुल्क में क्या बहरान है, बारिशें हो रही हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं। तो इनके कोई फैसला, कोई एक फैसला जो इनका ऐसा हो कि जिससे हम वाह करें और अश कर उठें कि भाई क्या। शिफा, आई टोटली अग्री कि हुकूमत के लिए के कुछ फैसले जो हैं वो उसके लिए खुद दर्द-ए-सर बन सकते हैं। हाँ, मैं अग्री कर रही हूँ, लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि इन फैसलों को चैलेंज करने वाला कोई तो होता। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना। चैलेंज की जरूरत इसलिए नहीं है जरा आपके, ये एक वक्त आएगा ये खुद कहेंगे कि छीन ले, वो था ना हमसे हाफजा मेरा, तो ये कहेंगे छीन ले हमसे हुकूमत मेरी। जी, मैं आप मेरे नाम के साथ आज की तारीख के साथ ये लिख लें कि ये हुकूमत ने अगर खुद ना इससे जान छुड़ाने की कोशिश की, एक फैसला इनका ऐसा नहीं है, तो ये अपने हाथ मुंह से खुद ये बोलेंगे कि छीन ले हमसे हुकूमत हमारी। चलें शिफा आप बाहर बैठी हुई हैं, सब मेरे ख्याल से आप आए पंजाब, हम आपको लाहौर का विजिट करवाते हैं। इस्लामाबाद में तो आप मेरे साथ ही रही हैं, लेकिन लाहौर की मेहमान नवाजी हम आपको करवाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि सीएम पंजाब ने कितने ने काम किए हैं। एनीवेज राना साहब, जब हम बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू सुनते हैं किसी और के, वो कहते हैं अलीमा खानम साहिबा हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, ठीक है ना, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट वही करती हुई नजर आ रही है, पार्टी फिर उनसे उनके फैसलों से ताल्लुकी का इजहार भी कर देती है। और अगर हम बहनों की सिंसेरिटी को देख भी लें, अलीमा खानम साहिबा की पॉलिटिकल मूवमेंट्स को देख लें, तो सर एक वो जो बम फोड़ दिया था कुछ रोज पहले नौरीन साहिबा ने एक पॉडकास्ट में, ये जो हमारी हुई थी मार्का हक की कामयाबी, तो सर इस किस्म की अगर बेवकूफ़ियाँ मारी जाएंगी तो फिर मुझे बताएं चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। एक तो शिफा ने ये नहीं बताया कि जो बरतानवी वजीर आजम के सामने बैठता है सवाल करता है, फिर वो घर पहुंच जाता है या मुड़ घर वाले तलाशी करते फिरते हैं उसकी। सवाल भी लिख के नहीं दिए जाते, वो खुद पूछता है जो भी पूछता है ही। हाँ, क्योंकि ये इस तरह की बेशर्मी बाहर ही हो सकती है। अब इंडिया के मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया बच्चों की तहरीक के खिलाफ, तो मैं तो हैरान ही हो गया कि यार बड़े ये हिंदू जो हैं अजीब व गरीब लोग हैं, हम मुसलमानों से कुछ सीख ही नहीं रहे। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया है और आपने नौरीन साहिबा को की बेवकूफ़ी कही, तो ये कोई बेवकूफ़ी पहली दफ़ा तो हुई नहीं, सभी कर चुके हैं। नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग चीज़ है कि करनी चाहिए नहीं, तो मेरा कहना है कि नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। लेकिन फिर किसी को भी नहीं करनी चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं करनी चाहिए, गफूर हैदरी को भी नहीं करनी चाहिए, उनके तर्जुमान को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब आ जाए, आपने जो ये बैरिस्टर गौहर का कहा, तो बैरिस्टर गौहर हैं कौन? चेयरमैन है पार्टी के, वो इतने ही हैं पार्टी के चेयरमैन। अच्छा, यानी आप अंदाज़ा करें, इमरान खान ने अपने आखिरी मैसेज में ये कहा था कि 2025 5 अगस्त को मेरे रिहाई की तहरीक अरूज पे होनी चाहिए, ठीक है। आज सीएम केपी कह रहा है कि मैं जलसे में नया लाहे अमल दूंगा। यानी अंदाज़ा करें उन लोगों की रंगबाजी का कि अभी वो लाहे अमल देंगे। एक साल ऑलरेडी लेट होने के बाद वो जो इश्क इमरान में जिसने मारे जाना था ना, वो कहते हैं ना कि तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदा ही भी लुटा देते हैं। वखरा इश्क देखिए मैं,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਥਈਆ ਥਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ वो तेरे इश्क बचाया छैया छैया, वो जनाबे लिए छैया छैया चल रहे हैं और पता नहीं किसकी धुन के ऊपर चल रहे हैं। जो इश्क में थैया थैया के नाम पे आए थे अब वो हुकूमत की छैया छैया में नाच रहे और वो नाचते रहेंगे। बदकिस्मती से आई एम सॉरी टू से ये जरा पंजाब के ऊपर ये कहा जाता है कि पंजाब वाले बड़े तोता चश्म होते हैं। अच्छा। और एक मिनट में अपनी वफादारियां बदल देते हैं। लेकिन मैंने तो देखा कि केपी के अंदर वो इमरान खान ने 4 सीएम रखे और चारों ने ही जमीर फरोशी की बकौल लोगों के। मैं अपने खाते नहीं डालना चाहता। क्या वो खटक है, क्या वो महमूद है, क्या वो गड्डापुर है, क्या वो सुहेला अफरीदी है। तो जिन्नू पन्नो ही ला लेगा तो इसमें बेचारा इमरान खान क्या कर सकता है यार। और रही बात ये कि 5 अगस्त और भाई ये तो वो उनसे पूछे ना कि इनकी जान को 5 अगस्त की मुसीबत पड़ गई, वो कोई जलसा नहीं करना चाहते। अच्छा। वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। उन्हें कोई जरूरत नहीं है इमरान खान को बाहर लाने की, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इमरान खान के नाम के ऊपर कोई तकलीफ झेलने की। उसकी बहन है जिसके मुतालिक आप ये कहते हैं कि जी वो मरूसी सियासत कर रही है। तो हम नहीं कह रहे सर, उनके अपने ही कह रहे हैं। मरियम साहिबा का मैं क्रिटिक हो सकता हूँ, लेकिन मरियम की जुद्दोजहद से इनकार ये नहीं हो सकता जो उन्होंने अपने वालिद के लिए की। जब सब भाग गए थे, ख्वाजा आसिफ जैसे उकामा लेके और प्रोफेसर वो क्या नाम है उनका जो प्रोफेसर साहब एहसन इकबाल है, वो अकेली ही अपने बाप के लिए खड़ी थी और वो उस एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था। मैं मरियम साहिबा का क्रेडिट है। यही वजह है कि आज वो कहती है मैं पंजाब में किसी को घुसने नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत करके सारा कुछ हासिल किया था। मैं खुद इस चीज को अग्री करती हूँ कि वो कहते हैं ना कि मौत के मुंह से जाकर किसी को हाथ डाल के निकाल के लेना, तो उन्होंने अपनी बेटी होने का सबूत दिया और हक अदा किया। फिर व्हाट्सोएवर इट इज जो भी आज की पोजीशन है, कुछ तो किया होगा ना ऐसा सियासी एतबार से कि कहीं ना कहीं आज हम उन्हें के ओहदे पे देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से डिस्कशन होगी। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में जिस तवातुर से इजाफा हो रहा है, इसे अगर हम आसान अल्फाज में हुकूमत की विक्ट्री या बहुत बड़ी कामयाबी कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है नहीं। इत्तेहादी इलेक्शंस में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे के ऊपर जुमले कस रहे हैं और आवाम सिर्फ सोशल मीडिया पर हमें एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। सर, ये जो हुकूमत का फार्मूला है आपको किस हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि कामयाबी में हुकूमत की इसलिए ही बोलूँगी कि एक हफ्ते में 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, पता है कल आदमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 4% कम हुई है, तो ये इतलाक पाकिस्तान पे क्यों नहीं हुआ? रोज़ाना की बुनियाद पे अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मेरी जितनी भी लाइफ है मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा बेहिस और अवाम दुश्मन हुकूमत नहीं देखी। बहुत माजी में डिक्टेटर भी आए, मैंने मार्शल भी देखे, को 2.5-3 मार्शल भी देखे। मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा अवाम दुश्मन फैसले किसी हुकूमत को करते नहीं देखा, जिसमें इस बेरहमी के साथ इन अवाम के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं कि कहीं ये एहसास ही नहीं हो रहा। दुनिया में हर रियासत खुद को फलाही रियासत कहती है। मैं पाकिस्तान को की रियासत ऐसा लगता है कि जैसे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो फलाह का मतलब ये समझते हैं कि उनके अपने बच्चों की फलाह, अपने अहले खाना की फलाह का मतलब फलाही रियासत है। आप रोजाना की बुनियाद, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि रोजाना का आपने ये दवाई खानी है, ऐसे रोजाना एक टीका लगा रहे हैं आप हमें। अच्छा, ठीक है, कभी 3 रुपए का, कभी 4 रुपए का, कभी 5 रुपए का, और उसके बाद आप इतने देखे ना, मैंने अभी कहा कि इंडिया के अंदर एक गोलियां जो आपको लगता है अवाम के लिए होम्योपैथिक साबित हो रही हैं, क्योंकि अवाम भी ये गोलियां आराम से आसानी से निगलते चले जा रहे हैं। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं कि अब क्यों निगलते जा रहे हैं। देखें, जिन कौमों में एहतिजाज और प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है ना, फिर उन कौमों के साथ यही होता है। आप इस रीजन में देखें, श्रीलंका में लोगों ने एहतिजाज किया, मालदीव में लोगों ने एहतिजाज किया, श्रीलंका में लोगों ने एहतिजाज किया, बांग्लादेश में लोगों ने एहतिजाज किया, इंडिया में लोग एहतिजाज कर रहे, सिर्फ असी नहीं करांगे। उसकी रीज़न ये है कि शोर शराबा या जिंदगी के आसार जो है ना वो शहरों में नज़र आते, कब्रिस्तानों में नज़र नहीं आते।
इससे बड़ा अलमिया ये है कि उस वक्त के जो दानिश्वर होते हैं जी, अगर वो मुफादात की घुट्टी लेके खामोशी इख्तियार कर जाए और वो अपने छोटी सी बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा होते हुए देख के खामोशी इख्तियार कर जाए तो फिर उस कौम पे इसी तरह की बेबरकती होती है। ठीक। क्या कितने लोग हैं आज के दानिश्वर जो इस महंगाई, इस लूट मार के ऊपर बात कर रहे हैं? कितने एंकर्स हैं, कितने सहाफी हैं, कितने तजिया निगार हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? आपके जमीर को सवाल करता हूं मैं आपके जमीर को मुखातिब करके कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं बोलते? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आबले पड़ गए जुबान पे क्या? क्यों नहीं गरीब आदमी की आप बात करते? आपसे बात करें आप चले जाते कश्मीर, आपसे बात करें सालसी की तरफ चले जाते, आपसे बात करें आपको कारनामों की तरफ चले जाते। और जिसके लिए ये रियासत बनी है उसके लिए किसने बात करनी है? शिफा, जीडीपी का टारगेट हुकूमत को हासिल हो या ना हो, जिस तवातुर से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो जो टारगेट आईएमएफ के साथ बैठकर सेट किया था ना इन्होंने, पेट्रोलियम लेवी की मद में 16 खरब 2026 से 27 के बजट के दौरान जो है वो टैक्सेस की सूरत में इकट्ठे किए जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये वाला टारगेट तो जरूर अचीव कर लेगी गवर्नमेंट इस साल। इनके सारे ही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बता रहे हैं इनके फेलियर की कहानी, इनकी इनकॉम्पिटेंस की कहानी। हमें वो बातें की जाती थी जब हम वहां पर प्रोग्राम कर रहे होते थे आज से 5-7 साल पहले, तो हम सुनते थे कि भाई पीटीआई तो बड़ी नाअहल हुकूमत है, ना तजुर्बाकारों की हुकूमत है, किसी को पता ही नहीं है, इमरान खान की टीम तो इंतहाई नाअहल है। तो भाई जिन्होंने 40-40 साल इस मुल्क पे हकमियत की, हुक्मरानी की, आज सारे साथ बैठे हैं और आज सारे ये कह रहे हैं कि हमारा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं? शर्जील मेमन साहब की आपने बात की अपने इब्तिदाइये में, वो क्या कह रहे हैं? भाई चाहे आप माने या ना माने, अवाम को इतना शऊर जरूर है कि अब आपके चेहरे वो नून लीग के साथ ही देखेगी। आप लोग इस हुकूमत में शामिल थे। मैं आपको बताऊं, देखें लीडरशिप कोई भी कर सकता है। लीडरशिप में 2-3 बड़ी अहम चीजें होती हैं। एक, आपने सही फैसला लेना होता है और सही टाइम पे लेना होता है। ये नहीं करना होता आपने कि 4 साल पहले आपकी हुकूमत बनी है और 4 साल तक आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस ही ना दे सकें कि भाई हम कोई इकोनॉमिक बेहतर फैसले कर रहे हैं। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन्होंने इनके जो है वो बताते हैं इनकी कारकर्दगी की कहानी। टैक्स शॉर्टफॉल आप इनका देखें, जीडीपी की कहानी आप इनकी सुने, आप जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आप इनका देखें और उसको फिर आप कंपेयर करें इमरान खान की हुकूमत से, बिकॉज दैट वाज द लास्ट गवर्नमेंट जो कि इनके साथ कंपेरेबल है। तो बाकी पीछे के मामला तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे ना, उस जमाने में फिर इकोनॉमिक्स की और चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो बहुत हालिया जो तारीख है उसके साथ आप इनको कंपेयर करें, आपको अंदाजा होगा कि उनके दौर के मैक्रो इंडिकेटर्स और इनके इंडिकेटर्स में साफ तजाद है। अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी देखें कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल इतने ज्यादा संगीन है और अब तो मजीद दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है उसके साथ इतनी संगीनी बढ़ रही है कि अगर ये इनको होश ना आया तो ये इनके हाथ से बहुत कुछ चीजें निकल जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कहते कि पहले 100 दिन के अंदर या पहले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर सब कुछ बेहतर हो सकता है ना, मैं ये बात मानती हूँ, ना कोई भी आकिल शऊर वाले आदमी जो है वो ये बात मानता है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूं, ग्रेट डिप्रेशन की कहानियां हम सब ने सुनी है, पूरी दुनिया उससे वाकिफ है कि ग्रेट डिप्रेशन आया था और उस वक्त अमेरिका की और दुनिया की क्या हालत थी। उस वक्त जो अमेरिकी सदर आया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसने पहले 100 दिन में ये नहीं किया कि उसने वादे किए हों इलेक्शन कैंपेन्स में कि मैं ये कर दूंगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, दूध की नहरें बहा दूंगा। उसने अपने पहले 100 दिनों में वो कॉन्फिडेंस दिया आवाम को कि उसने बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाया, उससे उनकी मार्केट्स बहाल हुई, उससे उनके लोगों में ये बेहतरी कॉन्फिडेंस आया कि भाई हाँ हम ये डिप्रेशन से निकल सकते हैं। और फिर उसने वो चीज़ जो है वो अपने फैसलों से बहुत हद तक करके दिखाई। तो ये पहले 100 दिनों की उसकी ये कार्रवाई थी लोगों को बताने की। सो टाइमली डिसीजन मेकिंग एंड राइट डिसीजन मेकिंग और एट द राइट टाइम बाय द राइट पर्सन। यहाँ पर ना तो पर्सन राइट है, ना डिसीजन मेकिंग राइट है और ना ही टाइम राइट है। तो इनको तो लेने के देने हैं पड़े हुए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये समझती है पीपल्स पार्टी खासतौर पे ये समझती है या एनयूएम कि भाई हम इनके साथ नहीं है, ये तो हुकूमत नून लीग की है, हम तो काबीना में नहीं है, तो भाई आप फैसिलिटेटर हैं। इसार राना साहब ने कहा कि दानिश्वरों का बड़ा अमल दखल है। बिल्कुल दानिश्वरों का बड़ा अमल दखल है। और मैं आज से 4 साल पहले बड़े बड़े दानिश्वरों की ट्वीटों को कोट ट्वीट करके ये लिखती थी कि वी आर गोइंग टू डिग आवर ओन ग्रेव्स, अगर हमने आवाज ना उठाई और अगर हमने सही टाइम पे बोला ना।
अब कभी एक जो है वो जा रहा है, कभी दूसरा जा रहा है। अब चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, चाहे अब कुछ भी हो जाए, जो स्पेस हमारे हाथ से निकल गई, अब वो स्पेस बड़ी वापस नहीं आने वाली, नजर नहीं आती। थैंक यू सो मच शिफा, अपना वक्त देने के लिए। सारन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, बस जाते जाते आप लोग सामने एक खबर रखना चाहती हूँ कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने वफाकी आईनी अदालत में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की थी। बहरहाल उस दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया है। लेट्स सी कि वफाकी आईनी अदालत आवाम के हुकूक के हक में जो है वो फैसला करती है या फिर मौजूदा आलमी सूरत हाल को देखते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट मौजूदा हुकूमत को जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।